हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम 10वीं क्लास साइंस उसमें चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे हम। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्रकृति से हमें मिले हैं वो, उसमें फॉर एग्जांपल पानी, टेम्परेचर यानी कि ताप, भूमि, ठीक है, फिर वन्य जीव है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी चीज़ों का समावेश प्राकृतिक संसाधनों में किया जाता है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं हम ये प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधनों को कैसे उपयोग करना है, किस प्रकार उसको बचाना है ताकि अगली पीढ़ियाँ जो है वो भी ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके, उसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आपने कक्षा 9 में प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मृदा, वायु, जल, इन सभी के बारे में पढ़ाई है। ठीक है, और दूसरी बात कि भाई 15वां चैप्टर हमने जब पढ़ा था तब ये भी पढ़ा था कि भाई हमारे कहीं ना कहीं ऐसे क्रियाकलाप है जो इन संसाधनों का प्रदूषण हो रहा है। हमारी ऐसी कई क्रिया है जिसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे संसाधनों के बारे में जानेंगे और हमें किस प्रकार उपयोग करना है और कैसे बचाना है। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको पूछा जाए कि भाई प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन आ सकता है। तो देखो, वन, वन्य जीवन, जल, कोयला और पेट्रोलियम, ये सभी चीज़ें हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और यह सभी का प्रबंधन किस प्रकार करना है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, आपने कई बार न्यूज़पेपर, टीवी में या तो कहीं और लोगों से कहीं ना कहीं आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि भाई पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में। अभी याद करो, आप पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके थे ओजोन के बारे में। ओजोन O3 याद है ना। ओजोन का हमें पता है कि भाई सूरज से जो भी किरणें आने वाली है वो अल्ट्रावायोलेट किरणें हैं, पैराबैंगनी किरणें हैं। ठीक है, उसको शोषित करके हमारी ओर अच्छी वाली किरणें भेजने का काम ओजोन का जो स्तर है वो करता है। हमारी पृथ्वी के आसपास ओजोन का पूरा स्तर लगा हुआ है, लेकिन प्रदूषण की वजह से जो ओजोन का स्तर है उसमें भी गड्ढे पड़ रहे हैं। अब उसमें गड्ढे पड़ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कहीं ना कहीं सूरज की किरणें डायरेक्ट हमारी ओर आ रही है, हमारी बॉडी पे पड़ रही है। और अगर सूरज की किरणें हमारे ऊपर आ रही है, अल्ट्रावायलेट किरणें, तो हमें कई बीमारियां हो सकती है। ठीक है, हमारी त्वचा को लेके कई बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा अगर पानी में देखा जाए तो समंदर में भी जो भी जीव सृष्टि रहती है, मछलियाँ जो भी है, अंदर रहने वाली सजीव जो भी है, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकती है।
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर जो भी सजीव रह रहे हैं पानी के अंदर, समंदर में अंदर, वो सभी मर जाएंगे। तो ऐसी कई सारे पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में हम सुनते भी आए हैं और पढ़ते भी आए हैं। ठीक है, और हमारे देश में भी पर्यावरण के संरक्षण हेतु के कई कानून भी बनाए हैं। ठीक है, जो पर्यावरण का संरक्षण का काम करते हैं। ठीक है, और हमें पता ही है कि भाई पर्यावरण को बचाना या तो बिगाड़ना, वो दोनों चीज़ हमारे हाथ में ही है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो चलो आगे हम पढ़ाई करते हैं कि भाई संसाधनों के अविवेकपूर्ण दहन से उत्पन्न समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज में अपेक्षाकृत एक नया आयाम है। संसाधन जो मिल रहे हैं प्रकृति से, उसका अविवेकपूर्ण दोहन, मतलब जैसे मन में आए उसका यूज़ कर लिया, कोई विवेक नहीं। तो ऐसे अविवेकपूर्ण दोहन आप करोगे तो समस्याएं तो उत्पन्न होगी ही। तो वो उसके खिलाफ जागरूकता तो हमें बरतनी पड़ेगी। और जब यह जागरूकता बढ़ती है तो कुछ ना कुछ कदम भी उठाए जाते हैं। आपने गंगा का नाम सुना है कि भाई गंगा हमारे भारत की पवित्र नदी में उसका नाम जाना जाता है कि भाई पाप बढ़ गए हैं तो पाप धोने के लिए गंगा नदी में जाते हैं। अभी गंगा नदी भी अपवित्र हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब पापियों अपने पाप धोने जाते हैं तो वो पाप गंगा नदी में ही बहते हैं। ठीक है, तो आपने गंगा सफाई योजना के विषय में अवश्य ही सुना होगा। गंगा सफाई योजना, अब ये योजना कब करनी पड़ती है कि भाई गंगा के आसपास या तो उसके जल में प्रदूषण बढ़ गया हो, कचरा बढ़ गया हो, उसका जल, उसका पानी गंदा हो गया हो, तब उसको साफ सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। और यह योजना 1985 में प्रारंभ इसलिए की गई थी क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। आप डायग्राम देख सकते हो, देखो कि भाई कॉलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत्र में पाया जाता है। याद रखना, 1 मार्क्स का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पिछले साल बोर्ड में साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कॉलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो मानव की आंत्र में। और अगर ये कॉलीफॉर्म जीवाणु पानी में मिल गया या तो पानी में बढ़ गया तो वो पूरा पानी गंदा हो जाएगा, यानी कि प्रदूषण फैल जाएगा। आप डायग्राम देख सकते हो कि भाई कुल कॉलीफॉर्म कितने हैं। ठीक है, उसमें न्यूनतम कितने थे और अधिकतम कितने हो गए। ठीक है, तो याद रखना आप कि भाई गंगा सफाई योजना 1985 में प्रारंभ की थी। क्यों प्रारंभ की थी? क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें कॉलीफॉर्म नामक जो जीवाणु थे वो मानव की आंत्र में पाए जाते हैं, वो उसमें मिल गए थे, इसलिए। ओके, अब आगे। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि मापन योग्य कुछ कारकों का प्रयोग करके प्रयुक्त जल की गुणवत्ता का निर्धारण अथवा प्रदूषण मापन किया जाता है। अब आपको यह लगता है कि भाई ये जो नदियां हैं उसमें प्रदूषण फैल गया है या तो उसका जल की गुणवत्ता कम हो गई है, तो कैसे जानते होगे? तो भाई उसके लिए भी कई सारे ऐसे साधन होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई
उस जल की गुणवत्ता या तो प्रदूषण बढ़ गया है। ठीक है, तो हमें, ये तो सिर्फ पानी की समस्या के बारे में हमने डिस्कशन किया, ऐसी कई सारी समस्या है जो हमें पता भी है और हमें ये भी पता है कि वो समस्याएं क्यों बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उसमें हमारा हाथ थोड़ा सा या तो ज़्यादा होता ही है। ठीक है, फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा भी सोचते हो तो आपकी जिम्मेदारी एक भारत के नागरिक होने से ये होती है कि भाई आप अपने आसपास का पर्यावरण है उसको साफ सुथरा रखो। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर हम अकेले करेंगे या तो मैं कुछ अकेला करूँगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात याद रखना भाई, हमें पता है कि भाई प्लास्टिक है वो सभी के लिए नुकसानकारक है, पर्यावरण के लिए, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो कभी सड़ती नहीं है, बाकी सभी चीज़ सड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक को आप ज़मीन के अंदर गाड़ दोगे। ठीक है, फिर कुछ सालों के बाद 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वापस गड्ढा करके उसको बाहर निकालोगे ना, तो वो प्लास्टिक वैसा ही होगा जैसा पहले था, वो कभी सड़ेगा नहीं। अगर आप जलाओगे तो भी प्रदूषण हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई प्लास्टिक हो सके उतना कम यूज़ करो। गवर्नमेंट ने भी प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा दिया है। ठीक है, फिर भी कई सारे लोग प्लास्टिक का यूज़ बेफाम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात हम ये कर रहे थे कि सर मैं अकेला क्या कर पाऊँ, तो आपको मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारा भारत देश जब गुलाम था तब आज़ादी दिलानी है या तो आज़ादी के लिए अगर कोई आगे बढ़ा है तो वो गांधी जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का बिरुद उसको मिला है। ठीक है, गांधी जी ने अकेले ही ऐसा सोचा था कि भाई मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, इसलिए सबसे पहले आगे बढ़ूंगा मैं। वो सिर्फ अकेले ही थे हमारी तरह। अगर तब उसने ऐसा सोचा होता तो कि भाई मैं अकेला क्यों करूं या तो मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो आज हम आज़ाद बन के घूम रहे होते नहीं। ठीक है, इसलिए जो भी आप डिसीज़न लो या तो जो भी आप काम करो उसके बारे में आप कभी ऐसा मत सोचो कि भाई मैं अकेला कैसे कर पाऊँगा या तो मुझसे क्या होगा। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि भाई पर्यावरण को बचाना है अगर, ठीक है, पर्यावरण को हमें बचाना है तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो याद रखनी है या तो हमारे कौन कौन से ऐसे प्रवृत्ति से हम पर्यावरण को बचा सकते। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई आपने 3 प्रकार के आर, देखो कई बुक में 5 प्रकार के आर भी हो गए। ठीक है, इसमें फ़िलहाल 3 प्रकार के आर हैं। सबसे पहले 3 प्रकार के आर, आर मतलब क्या है, तो देखो सबसे पहला रिड्यूस यानी कि कम उपयोग। दूसरा है रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण। फिर है रीयूज़ यानी कि पुनः उपयोग। ठीक है, ये 3 आरों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है रिड्यूस यानी कि कम उपयोग। इसका अर्थ ये है कि भाई आपको कम से कम वस्तु का उपयोग करना है, जितनी ज़रूरत हो यानी तो इमरजेंसी ज़रूरत हो तब भी आप यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं।
ये तो आपको सबको पता ही है कि भाई आप 10 मिनट या तो 15 मिनट के लिए बाहर जा रहे हो तो आपके रूम की सभी स्विच बंद करके जाओ। 15 मिनट भी आप बंद करके गए तो भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा और बिजली भी बचेगी। दूसरा एग्जांपल है कि भाई आप कहीं बाज़ार में जा रहे हैं, ठीक है, और कहीं एक नल है, वहाँ से पानी टपक रहा है, ठीक है, तो वो नल की मरम्मत करके जल की बचत आप कर सकते हो। या तो कहीं मान लो नल खुला छोड़ दिया और पानी बह रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो तब ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं क्या जाऊँ, मेरी थोड़ी बाल्टी है या तो मेरा थोड़ा है। लेकिन एक भारत के नागरिक होने का हमें स्वाभिमान होना चाहिए और उस वजह से आपको वो नल बंद करना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ है जो मेन इम्पोर्टेंट है, वो है खाना, यानी कि हमारा आहार। जितना आप खा सको उतना ही आप खाना लो थाली में, ठीक है। हमें पता है आज हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं कई ऐसी जानें जा रही है बिना खाए, भूख की वजह से। टाइम पर उसको खाना ना मिलने पर कई लोग मर रहे हैं, हर मिनट में कहीं ना कहीं लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक हो गया कि भाई कम उपयोग। उसमें कौन कौन से मैंने एग्जांपल दिए वो तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा आर है वो है पुनः चक्रण। पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि भाई आपको प्लास्टिक, कागज़, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। प्लास्टिक हो चाहे कांच हो या तो धातु हो जो वेस्ट हो गई है, ठीक है, जो क्या हो गई, वेस्ट हो गई, और हमारे के लिए वो वेस्ट है। तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई वेस्ट होने के बाद ये चीज़ें हैं वो हमारे ऐसे कौन से काम है जिसमें वो यूज़फुल हो सके, कोई और काम में आपको वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यानी कि पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तु बनानी चाहिए कि भाई जब तक अति आवश्यक न हो इनका नया उत्पादन या तो संश्लेषण विवेकपूर्ण नहीं है। जब तक आपको अति आवश्यक ना हो तब तक ये प्लास्टिक, कांच या तो धातु, ये सभी का नया उत्पादन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको उसका पुनः चक्रण कैसे हो, उसको रिसाइकल करके कैसे वापस यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, ठीक है। और पुनः चक्रण योग्य जो वस्तुएं है वो दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में फेंक नहीं देनी चाहिए। आपको बताया गया है कि प्लास्टिक है, कागज़ है, कांच है, धातु की वस्तुएं है, तो उसको आप कचरे में फेंकने के बजाय उसको आप रिसाइकल करके वापस कैसे यूज़ कर सको वो आपको सोचना पड़ता है। फिर देखो आगे कि भाई आपके गांव, कस्बे अथवा नगर में ऐसा कोई प्रबंध है जिससे इन पदार्थों का पुनः चक्रण किया जा सके। है तो आप सोचो, नहीं है तो आप ये सोचो कि भाई कैसे हो सके। आप खुद सोचो कि भाई कोई प्लास्टिक है या तो कोई कांच की वस्तु है या तो धातु की, तो वो वेस्ट हो गई है, तो उसको हमारे और कोई काम में वो चीज़ यूज़ आ सकती है, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया रिसाइकल।
तीसरा टॉपिक है वो रीयूज। क्या? रीयूज यानी कि पुनः उपयोग। ये जो तीसरा है वो जो पुनः चक्रण है उससे भी अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि देखो पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा का व्यय हो जाता है, कुछ ऊर्जा है वो वेस्ट हो जाती है। लेकिन पुनः उपयोग के इस तरीके में आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं कि भाई आपको पता है कि भाई लिफाफे को फेंकने की बजाय आप फिर से उपयोग कर सकते हैं। फिर विभिन्न जो खाद्य पदार्थ है उसके साथ आई प्लास्टिक की बोतल हो, मान लो चॉकलेट का पूरा डिब्बा है प्लास्टिक का, तो वो चॉकलेट ख़त्म होने के बाद वो डिब्बा फेंक देना नहीं चाहिए। वो डिब्बा हमारे किचन में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें भर सकते हैं, उसमें आप उपयोग ले सकते हैं। देखो कि भाई बोतल, डिब्बे इत्यादि का उपयोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है। ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं या तो वस्तु है जिन्हें हम पुनः उपयोग ला सकते हैं, ठीक है, वो आपको सोचना है। तो ये 3 प्रकार के आर मोस्ट IMP है, आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। अब आगे देखें कि भाई यही नहीं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं और क्रियाकलाप पर निर्णय लेते समय भी हम पर्यावरण संबंधी निर्णय ले सकते हैं। हमें जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, तुरंत लेके आ जाते। कोई भी चीज़ चाहिए, मानो कि बाइक लेके आ गए, ठीक है, तो बाइक लेके तो आ गए, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि भाई बाइक लेके मैं आऊँगा तो बाइक ऐसे तो चलेगी ही नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पेट्रोल डलवाओगे। पेट्रोल आप डालोगे तो मतलब एक प्राकृतिक स्रोत का उपयोग कर लिए, कौन सा, पेट्रोल, क्योंकि वो ज़मीन में से मिलता है। दूसरा, आप बाइक चला रहे हो तो पीछे से धुआं निकलता है और वो हवा में फैलता है। हवा में फैलेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, तो वो भी नुकसानकारक है कि नहीं। आप अपनी ज़रूरत के लिए बाइक लेके आए, लेकिन उससे पर्यावरण में कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही है ये कभी हम सोचते नहीं। और दिन प्रतिदिन हर जगह प्रदूषण की मात्रा बढ़ ही रही है, ठीक है। इसलिए आपको कहा गया है कि भाई आप दैनिक जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो आप लाओ, लेकिन उसके साथ साथ वो पर्यावरण के ऊपर कितनी इफेक्ट करेगी वो भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और हमें यह जानने की आवश्यकता भी है कि भाई हमारे चयन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और यह प्रभाव तात्कालिक, दीर्घकालिक अथवा व्यापक हो सकते हैं। देखो प्रभाव यानी कि इफेक्ट जो हो रही है पर्यावरण के ऊपर, वो कई सारी इफेक्ट ऐसी होती है वो कुछ देर ही रहती है, कई सारी है वो दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टाइम तक, और कई सारी जो इफेक्ट है वो व्यापक सबको हो सकती है। जैसे कि अभी देखो कोरोना चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में यह महामारी हो रही कोरोना, ठीक है। फिर दूसरा है कि भाई समपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित तो करती रही है, साथ ही साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। हम हमारी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो लेके आ जाते हैं, हमारे जितने भी शौक़ है या तो हॉबीज है वो पूरे करते, और हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि भाई ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो लिमिटेड स्टॉक है,
कुछ समय के लिए ही मर्यादित है। तो आपकी अगली पीढ़ी भी इसका उपयोग करे, और वो तब कर पाएगी जब ये सभी चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हो वो सभी चीज़ या तो वो प्राकृतिक जो संसाधन है वो तब होंगे। तब मान लो कि आज पेट्रोल का आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कुछ सालों बाद मान लो पेट्रोल की मात्रा कम हो गई या तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, तो कोई बाइक लेके जा पाएगा? ठीक है, इसलिए आपको बोला गया है कि आप अपना तो सोचो, लेकिन आपकी भावी संतति के लिए भी सोचो। आगे कि भाई यह लोगों के ऊपर निर्भर है कि वे अपने चारों ओर के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए, और प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधनों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। मैंने अभी आपको जस्ट कहा कि भाई हमारी चारों ओर जो आर्थिक, सामाजिक या तो पर्यावरण स्थिति है और उसमें परिवर्तन लाना है तो हमारा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप जब ये दृष्टिकोण बदलोगे तब ही परिवर्तन होगा, उसके अलावा होगा नहीं। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी 10वीं है, ठीक है, मई में आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है, वो फाइनल है। ठीक है, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट में आपको जो भी ऑनलाइन थ्रू पढ़ा रहे हैं हम, आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देनी है, वो फाइनल है, और बोर्ड की एग्ज़ाम होगी वो भी फाइनल है। ठीक है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। ठीक है, और कुछ समझ में ना आए तो आप कभी भी एनी टाइम पूछ सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। साइंस हो, एसएस हो, गुजराती हो या तो कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, आप पहले खुद प्रिपरेशन करो, आप पढ़ाई करो कुछ, फिर समझ में ना आए तब जाके पूछो। मैथ्स में है तो आप एग्जाम्पल पहले प्रैक्टिस तो करो, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, तो आप एक बार खुद ट्राई करो एग्जाम्पल सॉल्व करने की, फिर समझ में ना आए तो पूछो आप। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।